जय हिंद दोस्तों, शाहबाद डिफेंस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का यह वीडियो दोस्तों 12 के बच्चों के लिए है। इंग्लिश लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसको हमने पार्ट 1 करके पढ़ाया है, समरी समझाया है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। उसी का यह दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम पढ़ाई को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ बातें आप जानिए। यह वीडियो जो है 12 के बच्चों के लिए है, क्लास 12 बिहार बोर्ड के क्लास 12 के बच्चे। इसमें आपका इंग्लिश है और इंग्लिश का भी लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जिसके लेखक महात्मा गांधी हैं। इसी पाठ को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, इसी पाठ को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए हमने एक पहले पार्ट बना चुका है। पार्ट 1 में आप देखे होंगे, इसका पैराग्राफ जो था पैराग्राफ 6 तक एक्सप्लेन किया गया था। 6 पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दिया गया है। साथ ही जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे या जो भी प्रश्न बन सकता था उसको भी लिखवाया गया था। तो उसी को आगे हम बढ़ाएंगे, पार्ट 7 में आएंगे हम। सॉरी, पैराग्राफ 2 में 7 से शुरू करेंगे, पार्ट 2 होगा, यह वीडियो पार्ट 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को शुरू किया जाता है। देखिए इस तरह से हमने पढ़ाया था, थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं हम। ये सारी चीज़ें पहले आपको ऑथर के बारे में बताया गया था, लेखक महात्मा गांधी जो हैं उनके बारे में। इसको बताने के बाद हमने चैप्टर शुरू किया था यहाँ से एक्सरसाइज। ये चैप्टर जो है पैराग्राफ वाइज था, पैराग्राफ 1, 2 इसी तरह से चलते चलते 6 पैराग्राफ आपका क्लियर हो गया है। फिर से हम एक बार बता देते हैं, 6 पैराग्राफ क्लियर हो गया है। जो नहीं देखे अभी तक, आप जाइए इसी चैनल के वीडियोज के सेक्शन में और इससे पहले वाले वीडियो को देखिए जिसमें पैराग्राफ 6 तक आपका कंप्लीट है। आज का पढ़ाई आपका पैराग्राफ 7 से होगा। तो देखिए पैराग्राफ 7 क्या कहता है, एक बार समझते हैं हम लोग। पहले रीड कर लेते हैं। नॉर्मली लिख रहा है, दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेर। स्नेर का मतलब होता है फंदा, एंड अ यूजलेस इनकम्ब्रेंस, एंड दैट people would not be happy in them. There would be gangs of thieves, robbers, prostitutions, and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. They were therefore satisfied with small villages. अब ये क्या लिखा गया है, क्या पढ़ा गया, एक बार रीड कर दिए। आप खुद से भी रीड करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए रीड करना बहुत ज़रूरत होता है। अभी हम अपने बच्चों को देखते हैं ऑफलाइन क्लास में, उनको रीड करने में बहुत समस्या होती है। तो आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलें, रीड करें, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अब आप 12 में ऐसा नहीं कि आपको वर्ड नहीं आता, आप प्रैक्टिस में नहीं है, बार बार पढ़िए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अर्थ समझते हैं ये क्या बोल रहा था पैराग्राफ 7। देखिए कह रहा है, दे फर्दर रीजन दैट, वे लोग आगे रीजन देते हैं। वे लोग मतलब गांव के लोग, हमारे पूर्वज लोग, एंसेस्टर लोग। इससे पहले पूर्वजों का बात किया गया था, वही पूर्वज लोगों को यहाँ पे डिनोट किया गया है दे से। तो दे फर्दर रीजन दैट, वे लोग आगे रीजन बताते हैं, तर्क देते हैं। लार्ज सिटीज वर अ स्नेर, बड़े बड़े जो शहर हैं वो स्नेर हैं, फंदा है, आपको फंसा लेंगे। एंड अ यूजलेस इनकम्ब्रेंस, और व्यर्थ के बाधा है, अड़चन है। इनकम्ब्रेंस मतलब बाधा, अड़चन, रुकावट। तो वही बता रहा है कि वे लोग मतलब हमारे पूर्वज लोग फर्दर से आगे कहते हैं कि बड़े शहर जो है वो स्नेर है, फंदा है, एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस, फालतू के व्यर्थ के इनकम्ब्रेंस है, मतलब कि बाधा, अड़चन, यही सब है। एंड दैट, और दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और ये भी कहते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं खुश नहीं है उस जगह से। शहर के लोग भाग दौड़ में व्यस्त हैं, खुश नहीं हैं। दैट दे वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स
थीव्स रॉबर्स, ऐसा भी माना जा रहा है कि वहां पे गैंग होता है थीव्स का, चोरों का, रॉबर्स डकैतों का, यहाँ पे एक कॉमा चाहिए था, प्रोस्टिट्यूशंस वैश्यावृत्ति होती है वहां, एंड वाइस फ्लोरिशिंग, और पाप पनपते हैं, पाप बढ़ते हैं। फ्लोरिश करना मतलब विकास करना, डेवलप करना, लेकिन निगेटिव चीजें, जैसे वाइस यहाँ पे है, पाप बढ़ता है। इन देम, उनके बीच मतलब शहर के लोगों के बीच। एंड दैट, और कि पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, समझ में आ गया होगा। पुअर मैन, गरीब आदमी जो होते हैं वो रॉब्ड होते हैं, लूटे जाते हैं अमीरों के द्वारा। यह शहर का ऐसा परंपरा है, माना जा रहा है हमारे पूर्वजों द्वारा कि शहर में अमीरों द्वारा गरीब लूटे जाते हैं। दे वर देयरफॉर, इसीलिए वे लोग मतलब हमारे पूर्वज लोग, सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव से ही प्रसन्न थे, खुश थे। बात समझ में आया। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे पूर्वज स्मॉल विलेज से ही सेटिस्फाइड थे, क्यों, तो इसका जवाब आप क्या दीजिएगा। इसका जवाब ये होगा बच्चों कि उनको लगता था, हमारे पूर्वजों को लगता था कि शहर जो है स्नेर है, फंदा है, बिना मतलब का क्या है, बाधा है, अड़चन है, वहां के लोग खुश नहीं होते हैं। देखिए लिखा है कि दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, वहां पे चोर होते हैं, थीव्स, रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशंस, वाइस फ्लोरिश होता है, पाप पनपता है। इतना ही नहीं, पुअर मेन जो होते हैं लूटे जाते हैं अमीरों के द्वारा, इसीलिए वे लोग सेटिस्फाइड थे छोटे छोटे गांव से ही, शहर उनको पसंद नहीं था, हमारे पूर्वजों को। ठीक है, तो ये था आपका 7। और एक देख लेते हैं, छोटा सा, समझ में आ गया होगा। 8 देखते हैं, फिर देखा जाएगा ऑब्जेक्टिव वगैरह। 8 पैराग्राफ आपके लिए क्या कह रहा है। देखिए 8 नंबर यहां से आपका शुरू हो जाएगा। They saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics. They saw, वे लोग देखते हैं, वे लोग मतलब हमारे पूर्वज देखते हैं, क्या देखते हैं कि किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स, राजा और उनकी तलवारें भी, प्राचीन समय में हमारा जानते हैं देश प्रजातांत्रिक नहीं था, राजतांत्रिक था, तो उन लोगों का ऐसा अनुभव है कि राजा और उनकी तलवार भी इन्फेरियर हो जाती है, तुच्छ हो जाता है, छोटा पड़ जाता है, टू द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, नीति के सामने, नैतिकता के सामने, एथिक्स के सामने राजा और उसकी म्यान के तलवार भी छोटे पड़ जाते हैं, ऐसा पूर्वजों का अनुभव है। एंड दे देयरफॉर, और इसीलिए वे लोग हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू ऋषि एंड द फकीर्स, इसीलिए जो सोवेरिन्स अर्थ के मतलब पृथ्वी के सम्राट भी है, वो लोग भी झुक जाते हैं, इन्फेरियर हो जाते हैं ऋषि मुनि के साथ और फकीर के सामने। आप देखिएगा प्राचीन समय में जब ऋषि आते थे तो राजा भी उठकर सम्मान करता था, प्रणाम करता था, आशीर्वाद लेता था, मतलब ऋषि मुनि के सामने, फकीर के सामने राजा भी झुक जाते थे, ऐसा लोगों का मानना था या अनुभव था पूर्वजों का। अ नेशन, एक राष्ट्र, विद अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के साथ, लाइक दिस, इसी तरह का होना चाहिए, इज फिटर टू टीच अदर्स, ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरों को सिखाए, टीच अदर्स, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने के तुलना में सिखाए, ऐसा संविधान ही बेहतर होता है। और हमारा संविधान कुछ इसी प्रकार का है कि हमारे संविधान से दूसरे लोग सीख सकते हैं। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस नेशन के पास कोर्ट्स हैं, न्यायालय है, लॉयर्स, वकील हैं, एंड डॉक्टर्स, और डॉक्टर लोग भी हैं, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन सभी लिमिट में है। ये नहीं है कि लॉयर है तो वही भगवान हो गया है, जो मन वो फैसला सुनवा सकता है, डॉक्टर है तो उन्हीं को भगवान का दर्जा दे दीजिए, सब एक बाउंडेशन में है। ये बात सही है कि वो इलाज करके आपको ठीक कर देंगे, लॉयर ठीक है कि आपको इंसाफ दिलाएगा, लेकिन उनकी सीमा को सीमित किया गया है, बाउंड्स में है। एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, और सबको यह पता है कि उसका प्रोफेशन जो है पार्टिकुलरली सुपीरियर नहीं है, मतलब सब जानते हैं कि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। मतलब डॉक्टर को भी पता है कि सिर्फ हम ही भगवान नहीं है, लॉयर भी एक ओहदा है, वो भी महत्व रखता है, लॉयर को भी पता है कि हाँ डॉक्टर भी जो है वो महत्व रखते हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कोई अपने आप को सुपीरियर नहीं मानता है, ऐसा पूर्वज हमारे समझते थे। मोर एवर, जबकि
दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपुल। उस समय भी वकील जो थे पुराने समय में और वैद्य जो थे, वकील समझ रहे हैं लॉयर और वैद्य चिकित्सक, नहीं लूटते थे लोगों को। उस समय वकील और वैद्य लोगों को नहीं लूटते थे। हालांकि आज की स्थिति थोड़ी बदल गई है, आपको ही पता है। दे वेयर कंसाइडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट्स, वे लोग लोगों पे निर्भर माने जाते थे। दे वेयर कंसाइडर्ड, वे माने जाते थे पीपुल्स डिपेंडेंट, लोगों पर आश्रित हैं। नॉट देयर मास्टर, न कि उनके मास्टर माने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में वकील और वैद्य लोगों पे आश्रित थे, न कि उनके मास्टर बन के बैठे थे कि जो हम हैं वही हम हैं, मतलब हमारे ऊपर ही सब टिका है। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, जस्टिस जो था, न्याय जो था वहां पे उचित था, बर्दाश्त करने योग्य, सहन करने योग्य था, फेयर था, जेन्युइन था। द ऑर्डिनरी रूल वाज, जो साधारण नियम था वो क्या था, टू अवॉइड कोर्ट्स, कि कोर्ट्स को आप अवॉइड कीजिए, अपने आप में सुलटा लीजिए मैटर को, कोर्ट को अवॉइड कीजिए, ये ऑर्डिनरी रूल था वहां का। देयर वेर नो टॉट्स, टॉट्स नहीं थे, टॉट्स का मतलब दलाल वगैरह, वहां पे कोई ललचाने वाले दलाल नहीं थे, फंसाने वाले लोग नहीं थे। टू ल्यूर पीपुल, वही लोगों को फंसाने के लिए वहां पे टॉट्स नहीं थे, दलाल नहीं थे। इनटू देम, वकील के प्रोफेशन में, डॉक्टर के प्रोफेशन में लोगों को फंसाने के लिए, ललचाने के लिए दलाल नहीं थे उस जमाने में। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, ये जो बात है, ये जो बुराई है, लोगों को फंसाना, ललचाकर उनका शोषण करना, यह मौजूद था। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, वो सिर्फ राजधानियों में तक सीमित था। कहने का मतलब बड़े बड़े जो शहर थे वहीं पर यह प्रथा था, गांवों में नहीं थे। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, कॉमन पीपल जो थे, साधारण लोग थे, वो आराम से इंडिपेंडेंटली रहते थे, एक दूसरे पे बिना निर्भर के अपने आप रहते थे, मतलब स्वतंत्र रूप से रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और उनका एक ही व्यवसाय था जिसको फॉलो करते थे, और वो था कृषि का व्यवसाय। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, वे वास्तव में होम रूल को, स्वराज शासन को एंजॉय करते थे, आनंद लेते थे। ये बात बता रहे हैं गांधी जी, आपको पता होगा चैप्टर चल रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, लेखक हैं महात्मा गांधी। तो गांधी जी पैराग्राफ 8 में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं हम संक्षेप में एक बार समझ लेते हैं। गांधी जी बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि राजा और उसके म्यान भी के तलवार भी नीति के सामने, एथिक्स के सामने छोटा पड़ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि धरती के जो सम्राट थे, राजा महाराजा भी थे, वो भी ऋषि और फकीर का सम्मान करते थे, उनके सामने झुकते थे। मतलब ऋषि और फकीर नीति में इतने स्ट्रांग थे कि उनके सामने उनको झुकना पड़ता था। इसके बाद बता रहा है कि एक राष्ट्र के पास ऐसा संविधान है जिसमें ये बातें मेंशन है कि फकीर के सामने राजा भी झुक जाता है, तो उस संविधान के लोगों को किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है, बस दूसरे लोगों को सिखाने की आवश्यकता है। मतलब हमारा संविधान जो है श्रेष्ठ है, ऐसा हमारे पास्ट में बीता हुआ है। फिर आगे कह रहा है, इस नेशन के पास कोर्ट भी है, न्यायालय है, वकील है, डॉक्टर है, किंतु ऐसा नहीं था कि वो सब खुले थे, मतलब अपने आप में हावी हो गए थे, सब एक बाउंड में थे। सबको पता था कि हमारा व्यवसाय ही सुपीरियर नहीं है, हमारा व्यवसाय ही सुपीरियर नहीं है। मतलब वकील को भी यह ज्ञात था कि हम ही हेड नहीं है, वकील के अलावा डॉक्टर को भी यह पता था कि हम ही हेड नहीं है, सब एक दूसरे पे निर्भर है। उस समय आप जानते हैं वकील और वैद्य के नाम से प्रचलित था, तो वकील और वैद्य जो थे लोगों पर आश्रित रहते थे, न कि लोग के मालिक बन के बैठे थे, जैसे कि अभी वर्तमान में कुछ परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ठीक है, ये बातें लिखी गई हैं। और क्या लिखा गया है इसके बाद, जस्टिस जो था उचित था, द ऑर्डिनरी रूल वाज अवॉइड, हाँ साधारण नियम था कि हम कोर्ट न जाएं, अपने आप में सहमति से फैसला ले लें। इसके बाद करा है कि ऐसा भी नहीं था कि जैसे आप आज जाइएगा कोई काम कराने कोर्ट वगैरह में, तो बाहर ही आपको लोग मिल जाएंगे कि हम करवा देते हैं, इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा। अस्पताल का भी हो जाएगा आपका यही कि हाँ ये काम करवाना है, जल्दी से हो जाएगा, आपको थोड़ा यहाँ पैसा देना पड़ेगा। मतलब कुछ लोग होते हैं, टॉट्स होते हैं, दलाल होते हैं, जो काम जल्दी करवाने के एवज में पैसा लेते हैं।
तो वैसी कोई परंपरा नहीं थी। कह रहा है कि देयर वर नो टॉट्स टू ल्यूर पीपुल, लोगों को फंसाने के लिए, ललचाने के लिए कोई परंपरा नहीं थी उस जमाने में। हाँ, कहीं कहीं देखा जाता था तो वो कैपिटल्स होता था, कैपिटल्स मतलब राजधानी या मेन शहर में ऐसा होता था थोड़ा बहुत। फिर क्या कह रहा है आपका, कॉमन पीपुल जो थे वो स्वतंत्र रहते थे और एग्रीकल्चर को एंजॉय करते थे। कॉमन पीपुल को एग्रीकल्चर एंजॉय करना था, ज़्यादा उनको कोई दिक्कत था नहीं। ठीक है, दे एंजॉय ट्रू होम रूल, वही वास्तव में होम रूल को एंजॉय करते थे। तो ये था आपका पैराग्राफ 8। पैराग्राफ 7 और 8 आपको समझ में आया होगा। 7 और 8 से मिलके 2 क्वेश्चन बन रहा है, आप भी समझ रहे हैं। 8 में यही बन रहा है कि ट्रू होम रूल कौन एंजॉय करता था और कैसे एंजॉय करता था, और 7 से आपका बन रहा था कि क्यों सेटिस्फाइड थे स्मॉल विलेज से हमारे पूर्वज। तो दोनों क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग देख लें, पहले लिख लेते हैं, आपके काम का है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 9 में। तो ये पैराग्राफ 9 छोटा सा है, पहले 9 भी देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लिखवाएंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए 9 में हम आते हैं तो लिख रहा है, The Indian civilization as described by me has been so described by its votaries। कहने का अर्थ है भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है। मेरे द्वारा मतलब क्या, मेरे द्वारा नहीं, लेखक के द्वारा। और लेखक कौन है, महात्मा गांधी। तो गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा, गांधी जी द्वारा बताया गया है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट वोटरेज, वैसा ही इसके समर्थकों द्वारा भी बताया गया है। मतलब भारतीय सभ्यता को जो समर्थित करते हैं वैसे इतिहासकार या वैसे लोग, वो भी इसी प्रकार बताते हैं कि भारतीय सभ्यता है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। कह रहा है कि इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में, अंडर नो सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता में, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, सभी लोगों को संपूर्णता दे जाए, सभी लोगों को प्रसन्न रखा जाए, ये संभव नहीं है। कहे कि दुनिया के किसी हिस्से में चले जाइए, किसी भी सभ्यता में चले जाइए, अगर कोई कहे कि पूरा सभी लोग संतुष्ट हैं, सभी लोगों को परफेक्शन मिल चुका है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब राम राज्य सिर्फ काल्पनिक है, ऐसा संभव नहीं है। शायद हमारे इतिहास में हुआ हो, लेकिन वर्तमान में संभव नहीं है। ये बात गांधी जी बोल रहे हैं। The tendency of Indian civilization is to elevate the moral beings। कह रहा है कि भारतीय सभ्यता का जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है या रुझान है, वो है कि इलेवेट करें, बढ़ाएं, विकसित करें मोरल बींग्स, नैतिकताओं को, नैतिक चीज़ों को, नैतिकता को बढ़ाने का हमारा प्रवृत्ति है या रुझान है भारतीय सभ्यता का। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपागेट इमोरलिटी, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता है, मतलब यूरोप के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि इमोरलिटी प्रोपागेट हो। ठीक है, यहाँ पे तुलना कर रहे हैं गांधी जी अपने सभ्यता को, भारतीय या यूरोपीय, अपने सभ्यता को या पूर्वी सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता से, मतलब यूरोपीय सभ्यता से, और कह रहे हैं कि हमारा सभ्यता जो है वो क्या है, तो मोरालिटी को इलेवेट करता है, विकसित करता है, जबकि पश्चिमी सभ्यता इमोरालिटी को प्रोपागेट करता है, फैलाता है। द लैटर इज गॉडलेस, लैटर मतलब बाद वाला और फॉर्मर मतलब पहले वाला। तो लैटर जो है वो गॉडलेस है, मतलब लैटर वाले में भगवान की मान्यता नहीं है, गॉड के बिना है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द बिलीव इन गॉड, और जो पहले वाला है मतलब भारतीय सभ्यता है, वो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, तो ऐसा समझ कर और मान कर, विश्वास कर कर, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रत्येक जो लव करने वाले नागरिक हैं, इंडिया के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है टू क्लिंग टू ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, कि पुराने वाले सभ्यता से ही हम लोग क्लिंग रहें, जुड़े रहें या चिपके रहें। क्लिंग रहना मतलब जुड़े रहना या चिपक कर रहना, सट कर रहना। तो हम अपने प्राचीन सभ्यता से ही जुड़े रहें, यह हर भारतीय का फर्ज होना चाहिए, इन बातों को समझकर कि हमारी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता मोरालिटी को विकसित करती थी, नैतिकता को, जबकि पश्चिमी इमोरालिटी को।
हमारी सभ्यता में भगवान की आस्था है और पश्चिमी सभ्यता में नहीं है। इन बातों को समझकर विश्वास कर कर हमें क्लिंग रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए अपने सभ्यता से। इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू मदर्स ब्रेस्ट, उसी प्रकार जुड़े रहना चाहिए या चिपके रहना चाहिए जिस प्रकार एक माता के ब्रेस्ट से एक छोटा सा बच्चा चिपक कर रहता है। जैसे माता के गोद में एक बच्चा चिपक कर रहता है, उसी तरह हमें अपनी सभ्यता से चिपक कर रहना चाहिए या जुड़ कर रहना चाहिए। ये बात बता रहे हैं गांधी जी पैराग्राफ 9 में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस पैराग्राफ से कोई काम का चीज़ आपको लग रहा है? क्या है वो बच्चों? इस पैराग्राफ से एक ही काम का चीज़ मिला, तुलना किया गया कि हमें अपनी सभ्यता से किस प्रकार चिपक कर रहना चाहिए। तो उसी प्रकार जिस तरह एक बच्चा अपने माँ के ब्रेस्ट से चिपक कर रहता है, ठीक है। और क्या बताया गया? तो हमारी सभ्यता क्या इलेवेट करता है, मोरालिटी की इमोरालिटी। तो हमारी सभ्यता मतलब इंडियन या ईस्टर्न सिविलाइजेशन जो है मोरालिटी को इलेवेट करता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरालिटी को प्रोपागेट करता है। तो पैराग्राफ 9 तक हम पहुंच चुके हैं। 7, 8 और 9 ये अभी हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स अभी हम देखेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव आपको दिख जाए काम का। तो देखिए यहाँ से 7 आपका शुरू था, ऑब्जेक्टिव पे हम आते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए पैराग्राफ 7, 8 और 9 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सेवन में आपका मिलेगा कि हमारे पूर्वज किस चीज़ों से सेटिस्फाइड थे। ऑब्जेक्टिव में ही पहले हम आते हैं। Our ancestors were satisfied with तो इसका आंसर क्या बनेगा? आप कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे पूर्वज किस चीज़ से सेटिस्फाइड थे? तो आंसर होगा बिग सिटीज या फिर स्मॉल विलेजेस। आपको समझ में आ गया होगा, छोटे छोटे शहरों से, स्मॉल विलेजेस। फिर आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है वाइस जो है वो कहाँ फ्लोरिश हो रही थी, पाप जो है कहाँ पनप रहा था। वाइस मतलब पाप और फ्लोरिश पनपना, बढ़ना कहाँ बढ़ रहा था, छोटे शहरों में कि बड़े शहरों में, फिर वही गांव में या शहरों में। तो आंसर होगा बड़े बड़े शहरों में, लार्ज सिटीज। तीसरा का अगर बात किया जाए तो पैराग्राफ 7 से समाप्त है। 8 में हम देख रहे हैं द किंग एंड हिज स्वॉर्ड वज मत कीजिए, इज कीजिए।
इज inferior to, किस चीज से है? राजा और उसका तलवार भी छोटा, तो नीति से, नीति लिख सकते हैं केवल इथिक्स या स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स, नीति के तलवार। देखिए लिखा है दे सॉ द किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इंफीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स, मतलब नीति से। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स। क्लियर हो रहा है? ये सारे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको लिखवाया जा रहा है। और देखते हैं फॉर्म। क्वेश्चन करा है अकॉर्डिंग टू आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के अनुसार डॉट एंड डॉट, कौन लोग डिड नॉट रॉब, नहीं लूटते थे पीपुल, लोगों को। तो आपको याद होगा, पढ़े भी थे, अभी समझाए भी हैं थोड़ा देर पहले, वकील और वैद, वकील और वैद पहले नहीं लूटा करते थे लोगों को। तो इसका आंसर बनेगा वकील्स एंड वैट्स। आप देखिएगा तो आपको दिख भी जाएगा। वकील्स एंड वैट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, वकील्स एंड वैट्स डिड नॉट रॉब पीपुल। तो वकील और वैद नहीं लूटा करते थे। ठीक है, यहाँ तक 4 ऑब्जेक्टिव अभी आपको बताया गया। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम। ये वकील लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन, हमारे पूर्वज सेटिस्फाइड थे किस चीज से, संतुष्ट थे? तो आंसर होगा स्मॉल विलेजेस। स्मॉल विलेजेस से हमारे पूर्वज जो थे वो संतुष्ट थे। दूसरा है कि वाइस कहाँ फ्लोरिश हो रहा था, पाप कहाँ बढ़ रहा था? तो बड़े बड़े शहरों में। तीसरा है कि राजा के और उसके तलवार को इन्फीरियर माना गया नीति के तलवार से। चौथा है कि कौन और लोग नहीं लूटते थे लोगों को? तो वकील और वैद नहीं लूटते थे। और भी अगर ऑब्जेक्टिव बनता है तो हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग 9 तक पढ़ चुके हैं तो ऑब्जेक्टिव और बन सकता है। पांचवा आपका एंजॉयड ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल कौन एंजॉय करता था? आपके लिए भी है, आप भी बता सकते हैं। ट्रू होम रूल कौन एंजॉय करता था बच्चों? ट्रू होम रूल कॉमन पीपुल, जो आम लोग होते थे, साधारण लोग होते थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
कॉमन पीपुल एंजॉयड ट्रू होम रूल। और भी अगर क्वेश्चन बनता है तो देखते हैं। हमारी सभ्यता की टेंडेंसी क्या है? हमारी सभ्यता की टेंडेंसी क्या है? तो आपको याद होगा हमारी सभ्यता की टेंडेंसी है कि मोरालिटी को क्या करें जी, बढ़ाएं, इलेवेट करें, विकसित करें। इज टू इलेवेट मोरालिटी। यही वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कहेगा। तो उनका होता है प्रोपागेट करें इमोरालिटी को, अनैतिकता को। तो वो भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो इसको भी हम लोग बनाते हैं अगले लाइन में। आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव्स आपको बन रहे हैं लेसन 1 के पैराग्राफ 7, 8 और 9 से। 1-2 ऑब्जेक्टिव और बनेगा, 6 तक हो गया है, 7वां अब हम लिखने वाले हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या टेंडेंसी होता है बच्चों? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का टेंडेंसी आप इससे पहले पढ़े थे, इज टू प्रोपागेट इमोरालिटी। इनका टेंडेंसी होता है अनैतिकता फैलाना, अनैतिकता फैलाना। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन अगर बन सकता है तो बनाते हैं। एक लास्ट, every Indian should cling to our old civilization। हमारे पुराने सभ्यता से हम लोगों को चिपक कर रहना चाहिए। इवन एज, उसी प्रकार चिपक कर रहना चाहिए। अ चाइल्ड क्लिंग्स टू, किससे? हमें अपने सभ्यता से उसी प्रकार चिपक कर रहना चाहिए जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ से चिपक कर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लिंग्स टू मदर्स ब्रेस्ट। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव बना। एक बार फिर से देख लीजिए आपका जो भी ऑब्जेक्टिव बना, यहाँ से आपका शुरू किया गया है। 7, 8, 9 3 पैराग्राफ बताया गया, तीनों से संबंधित ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। पहला, हमारा सभ्यता जो है, सॉरी आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो है वो सेटिस्फाइड थे छोटे छोटे गांवों से, स्मॉल विलेजेस से। दूसरा कि वाइस कहाँ फ्लोरिश हो रहा था? वाइस फ्लोरिश हो रहा था बड़े बड़े शहरों में, लार्ज सिटीज में। तीसरा कि जो राजा और उनके तलवार होते हैं उनको इन्फीरियर माना गया है, किस चीज़ से? तो नीति के तलवार से, स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। इसके बाद हमारे पूर्वज
के अनुसार कौन लोग हमें नहीं लूटते थे? तो वैद और वकील। कौन एंजॉय किया ट्रू होम रूल को? तो कॉमन लोग खेती करते थे और ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे, कॉमन पीपुल। उसके बाद टेंडेंसी क्या था हमारे सभ्यता का? तो हमारे सभ्यता का टेंडेंसी था कि हम लोग इलेवेट करें मोरालिटी को, नैतिकता को बढ़ाएं। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन का टेंडेंसी था कि वो इमोरालिटी को बढ़ाए, प्रोपागेट करे इमोरालिटी को। और अंतिम आपका ऑब्जेक्टिव बना कि जितने भी भारतीय लोग हैं जो बातों को समझते हैं उन्हें अपने पुराने सभ्यता से जुड़ कर रहना चाहिए, चिपक कर रहना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार बच्चा अपने माँ के चेस्ट से चिपक कर रहता है। क्लियर है? तो ये है आपका 8 ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे। यहाँ तक आपका क्लियर है? कमेंट कीजिए कि आपका क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस दोस्तों देखिए आगे का क्लास। 9 तक हो गया है, हम लोग 10 से शुरू करेंगे। पैराग्राफ नंबर 10 देख रहे हैं, यहाँ से आपका है। फिर से अब आपको ध्यान देना है, एक बार समझना है, ध्यान से समझिए मेरे बातों को। लिखा है आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। आई एम कहने का मतलब गांधी जी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गांधी जी ही आई लिख रहे हैं क्योंकि चैप्टर लिखे हैं गांधी जी। तो आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट कहने का मतलब मैं वेस्ट से नफरत करने वाला नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, बल्कि मैं वेस्ट को, पश्चिमी सभ्यता को धन्यवाद देता हूँ। फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद देता हूँ जिन चीज़ों को मैंने वेस्टर्न लिटरेचर से, पश्चिमी साहित्य से सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ या आभारी हूँ मॉडर्न सिविलाइजेशन का भी। फॉर टीचिंग मी दैट, जिसने मुझे यह सिखाया है कि इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is India we must shun it at all cost. क्या है ये? एक बार हम समझा देते हैं। But I am thankful to modern civilization, मैं modern civilization का क्या हूँ? आभारी हूँ। For teaching me, जिसने मुझे सिखाया है। That कि if I want India to rise to its fullest height, यदि मैं इंडिया को अपने फुलेस्ट हाइट पर देखना चाहता हूँ, सर्वोच्च स्थान पर देखना चाहता हूँ भारत देश को, I must tell to my countrymen, तो मुझे अपने देशवासियों से फ्रैंकली रूप से कहना पड़ेगा, फ्रैंकली स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सालों सालों के अनुभव के आधार पर, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के सालों सालों के अनुभव के आधार पर, आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने सिर्फ एक ही लेसन सीखा है, एक ही चीज़ सीखा है। एंड दैट इज, और वह है कि वी मस्ट सन इट, हमें हर कीमत पर, ऑल कॉस्ट पर सन कर देना चाहिए। अब सन मतलब नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है देखने के लिए, डिक्शनरी में देखिए, नहीं देख सकते हैं क्रोम में देखिए, गूगल में देखिए, त्याग देना। ठीक है, हर कीमत पर मॉडर्न सिविलाइजेशन को त्याग देना ही उचित है। ये बात अपने अनुभव के आधार पे, सालों सालों के अनुभव के आधार पे गांधी जी कहते हैं कि मैंने एक ही चीज़ सीखा है मॉडर्न सिविलाइजेशन से कि उसको आप छोड़ दीजिए, वो आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, ये गांधी जी का ओपिनियन था, पैराग्राफ 10 में समझाया गया। क्लियर है? पैराग्राफ 10 क्या कर रहा है, संक्षेप में आप बता सकते हैं हमको? पैराग्राफ 10 समझ लीजिए एक बार। पैराग्राफ 10 आपको कह रहा है कि मैं वेस्ट से नफरत करने वाला इंसान नहीं हूँ। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं वेस्ट से नफरत करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं वेस्ट का आभारी हूँ, पश्चिमी सभ्यता का आभारी हूँ। मैंने बहुत कुछ वहाँ के साहित्यों से सीखा है, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक बात कह सकता हूँ अपने वर्षों के अनुभव पे, या वर्षों के अनुभव के आधार पे, कि इसे हर कीमत पे छोड़ देना ही हमारे देश के लिए उचित है। हम अपने देशवासियों से भी फ्रैंक रूप से कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं
कि आप छोड़ दीजिए मॉडर्न सिविलाइजेशन को, तभी हमारा देश पीक पॉइंट पे, मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पे, फुलेस्ट हाइट पे पहुंच सकता है। तो देश को उन्नति करवाना है तो मॉडर्न सिविलाइजेशन को छोड़ देना ही विकल्प होगा। गांधी जी के अनुसार यह लाइन है। अब आते हैं हम लोग 11 पैराग्राफ नंबर 11 पे। 10 में कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो देखते हैं 11 क्या कह रहा है। 11 और 12 एक छोटा सा पैराग्राफ है। देखिए कह रहा है 11, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या? इससे पहले एक बार मिला था, लास्ट के वीडियो में देखेंगे सिविलाइजेशन क्या है, गुजराती में ये किसके बराबर है, ये सब बताया गया था। अभी क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? तो इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। यह बस वस्तुओं का पूजा है। आपको हर हाल में मटेरियल चाहिए, वस्तु चाहिए। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। हमारे अंदर जो असभ्यता है, ब्रूट है, हमारे अंदर के असभ्यता का ही यह पूजा है। इट इज अनएडल्टरेटेड मेटेरियलिज्म। यह अनएडल्टरेटेड मेटेरियलिज्म है। यह एक ऐसा चीज है जिसको त्याग देना ही होगा। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, कुछ नहीं है, इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मेटेरियल सिविलाइजेशन। कह रहा है कि अगर हर कदम पे जीत के बारे में ना सोचा जाए तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं गांधी जी पैराग्राफ नंबर 11 में कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। तो संक्षेप में मॉडर्न सिविलाइजेशन वस्तुओं की पूजा है, वर्शिप ऑफ मटेरियल है। हमारे अंदर की जो असभ्यता है उसी का पूजा है। मतलब हमारे अंदर के जो असभ्य बातें हैं, आदमी के पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो निगेटिव चीज़ें होती हैं वही मॉडर्न सिविलाइजेशन इलेवेट करता है, उसी का पूजा है। और क्या कह रहा है कि हम मॉडर्न सिविलाइजेशन को अगर जीत और हार का तुलना करना बंद कर दिया जाए तो वो बचेगा ही नहीं। मॉडर्न सिविलाइजेशन बस यही सिखाता है कि आप किसी तरह से विजयी हो जाएं। एक कॉम्पिटिटिव माहौल है, आप दूसरे को पिछाड़ कर आगे बढ़ जाएं। मॉडर्न सिविलाइजेशन यही है। गांधी जी के अनुसार ये बातें हैं। गांधी जी क्या कहते हैं? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्शिप ऑफ मटेरियल है, वस्तुओं का पूजा है। वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस है, हमारे अंदर के असभ्य चीज़ें हैं। तो यही संक्षेप हुआ आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। कब कुछ नहीं रहेगा मॉडर्न सिविलाइजेशन? जब उसमें आप विजयी होना सोचना बंद कर दें, कॉम्पिटिटिव बातें बंद कर दें, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन समाप्त। ठीक है, आगे आते हैं पैराग्राफ नंबर 12। कह रहा है इट इज परहैप्स अननेसेसरी। शायद यह अननेसेसरी है, जरूरत वाला चीज नहीं है। इफ नॉट यूजलेस, अगर बेकार नहीं है, बर्बाद करने वाला चीज नहीं है, व्यर्थ नहीं है, तो जरूरत का भी चीज नहीं है। गांधी जी कह रहे हैं कि इट इज परहैप्स, शायद यह अननेसेसरी है यदि यूजलेस नहीं है। तो अगर इसको आप बेकार नहीं कहिएगा मॉडर्न सिविलाइजेशन को, तो अननेसेसरी जरूर कहिए, बिना काम वाला चीज कहिए। टू वीक द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशंस, किस चीज को कह रहे हैं? कि दो सिविलाइजेशंस का तुलना करना। मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में सिर्फ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दो सिविलाइजेशंस के बीच में विवेक करना अगर बेकार नहीं है तो जरूरी भी नहीं है। मतलब आप दो सिविलाइजेशन को ले लीजिए, एक वेस्टर्न को और एक इंडियन को, और कंपेयर करते रहिए। गांधी जी इस बारे में कह रहे हैं कि ये व्यर्थ नहीं है तो जरूरी का भी चीज नहीं है। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। कह रहा है कि इट इज, यह लाइकली, संभावित है कि वेस्ट के लोग ऐसा सिविलाइजेशन को इवॉल्व किए, विकसित किए, जो कि सूट करता था वहाँ के क्लाइमेट को और सराउंडिंग्स को। वहाँ के क्लाइमेट और सराउंडिंग्स को जो चीज़ें सूट करती थी, वैसे सभ्यता को वेस्ट बनाया या चालू रखा। मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऐसा माना जा रहा है गांधी जी के अनुसार कि वो अपने आप चल रहा है, अपना एक अलग रणनीति बनाया है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और सराउंडिंग्स वैसा ही डिमांड करता है। एंड सिमिलरली, और उसी प्रकार, वी हैव अ सिविलाइजेशन, हमारे पास जो सभ्यता है, सूटेड टू आवर कंडीशन, हमारे स्थिति को सूट करता है। एंड बोथ आर गुड, और दोनों अच्छे हैं, इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्फेयर्स, अपने अपने
एरिया में, स्फेयर्स में, गोलार्ध में, अपने अपने क्षेत्रों में दोनों सभ्यता सही है। यहाँ पे गांधी जी तुलना करते हुए एक को खराब और दूसरे को अच्छा कहना बंद करते हैं या नहीं कहते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है खराब है और हमारा सिविलाइजेशन बहुत अच्छा है। वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपने क्लाइमेट के अनुसार, अपने सराउंडिंग्स के अनुसार सही है और हमारा सिविलाइजेशन, हमारा सभ्यता अपने कंडीशन के अनुसार सही है। मतलब जो जहाँ पे है अपने क्षेत्र के लिए सही है। क्लियर है? गांधी जी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करते हैं कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि सामने वाला खराब है, हम अच्छे हैं। पैराग्राफ नंबर 12 में 13 का बात किया जाए, देखिए पैराग्राफ नंबर 13 लिखा हुआ है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। कह रहा है कि एक विशिष्ट गुण है, डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न सिविलाइजेशन का। मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक विशिष्ट गुण है, एक चर्चा करने वाली बात है, क्या है कि यहाँ पे इन्फिनिटिव मल्टीप्लिसिटी होता है, अनंत फैलाव होता है मानव के इच्छाओं का। मानव के इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए नहीं कहता है मॉडर्न सिविलाइजेशन। आप जितनी चीज़ें सोच सकते हैं, करना चाहते हैं, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, आपको जज नहीं करना है कि सही कर रहे हैं कि गलत, आप करते जाइए, अपने इच्छाओं को पूर्ति करते जाइए। ये कहता है मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, विशिष्ट बात है जो चर्चा किया जा सकता है कि इन्फिनिटिव मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स कहता है मॉडर्न सिविलाइजेशन करने के लिए। मानव के इच्छाओं का अनंत फैलाव है यहाँ पे। ठीक है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, और हमारे पुराने सभ्यता का, प्राचीन सभ्यता का क्या गुण था, विशिष्ट गुण है, इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। हमारी सभ्यता या प्राचीन सभ्यता का यह कहना है कि एक आवश्यक रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए इन चीज़ों पर, अपने इच्छाओं पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, लिमिटेशन रखा जाए। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, वही अपने इच्छाओं पे रेस्ट्रिक्शन लगाना, रेगुलेशन लगाना ही प्राचीन सभ्यता था। तो आपको समझ में आया क्या बताया गया? दो सभ्यताएं लिया गया, मॉडर्न और एंशिएंट, मतलब आधुनिक और प्राचीन। गांधी जी कह रहे हैं कि प्राचीन सभ्यता जो था वो कहता था कि अपने वांट्स पे, अपने डिजायर्स पे, इच्छाओं पे आप नियंत्रण रखिए। लेकिन प्राचीन नहीं, मॉडर्न सिविलाइजेशन का अगर बात किया जाए तो ये कहता है कि अपने इच्छाओं का अनंत फैलाव कीजिए, जो इच्छा हो वो करते जाइए, अपने इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। लेकिन पुराना सभ्यता कहता था कि अपने इच्छाओं को पहले जज कीजिए, नियमित कीजिए, आप उसको रेस्ट्रिक्ट कीजिए, फिर उसकी पूर्ति कीजिए। तो ये बात है आपका 13 में। अभी और भी आगे है, कह रहा है द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसैटिएबलनेस। मॉडर्न कहिए या वेस्टर्न कहिए, पश्चिमी कहिए या आधुनिक कहिए, दोनों को एक ही कर दिए यहाँ पे। इनसैटिएबलनेस है असंतुष्ट, अराइजेज रियली फ्रॉम वांट्स ऑफ लिविंग, फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिवाइनिटी। कह रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो कभी भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि आपकी इच्छाएं अनंत होती हैं। तो कह रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में इनसैटिएबलनेस होता है, असंतुष्टता होती है। वो कहाँ से राइज होता है? रियली फ्रॉम वांट्स ऑफ लिविंग, रहने की इच्छाओं से, फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट, भविष्य की इच्छाओं से, एंड देयरफॉर आल्सो इन डिवाइनिटी, और डिवाइनिटी पे भी विश्वास होने के कारण असंतुष्टता होती है। ईश्वर में विश्वास न होना, अनंत फैलाव होना इच्छाओं का, इसके कारण मॉडर्न सिविलाइजेशन में लोग असंतुष्ट रहते हैं। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, प्राचीन या पूर्वी सभ्यता जो है वो रेस्ट्रेंट करता है, रोकता है, एराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ, विश्वास के आधार पर, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर, और वह दैवीय शक्तियों के एग्जिस्टेंस पे भी विश्वास करता है और इच्छाओं को भी रोकता है। मतलब करीब करीब में उसी बात को और बढ़िया से एक्सप्लेन किए हैं गांधी जी। फिर से देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्या कह रहा है। 13 नंबर पैराग्राफ 13 गांधी जी का एक स्टेटमेंट है। इसमें वो कह रहे हैं द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक कैरेक्टर है जिसके बारे में आपको चर्चा करनी चाहिए, और वो कैरेक्टर ये है
कि यहाँ पे लोगों को अनंत फैलाव होती है इच्छाओं की। कहने का अर्थ मानव अपने इच्छाओं का अनंत फैलाव करते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन में। मॉडर्न सिविलाइजेशन को ही आप कह सकते हैं एक और सिविलाइजेशन जिसको बोला जा रहा है क्या, मॉडर्न सिविलाइजेशन को बोला जा रहा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन या मॉडर्न सिविलाइजेशन में मनुष्य अपने इच्छाओं का अनंत फैलाव करता है। लेकिन प्राचीन सभ्यता मतलब एंशिएंट सिविलाइजेशन या ईस्टर्न सिविलाइजेशन पूर्वी सभ्यता में मनुष्य को अपने इच्छाओं पे नियंत्रण की बातें सिखाई जाती है। 13 इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे पहले 9 तक हम लोग किए थे, 10, 11, 12 और 13 तक हम लोग आ गए हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं हम लोग, समझ में आ रही है आपकी बातें। 9, 10, 11, 13 तक पहुंच गए हैं। संक्षेप में एक बार सुन लेंगे, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। अच्छा 9 हो गया था। 10 में गए, कहते हैं गांधी जी कि वे पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो पश्चिमी सभ्यता से नफरत करते हैं, बल्कि वो धन्यवाद देते हैं, उससे बहुत कुछ सीखे हैं। और एक चीज़ जरूर सीखे हैं अपने वर्षों के अनुभव पे कि इस सभ्यता को छोड़ दिया जाए। 11 में कह रहे हैं कि आखिर आपको क्या लगता है मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन वस्तुओं का पूजा है, अपने अंदर के असभ्यता का पूजा है और कुछ नहीं है। फिर कहते हैं 12 में कि दो सभ्यताओं के बीच में तुलना करना अच्छी बात नहीं है, ये बेकार है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन उसी प्रकार बना जहां वहाँ का क्लाइमेट जिसको अलाउ किया, मतलब वहाँ के क्लाइमेट और सराउंडिंग्स के अनुसार वेस्टर्न सिविलाइजेशन चल रहा है और यहाँ के क्लाइमेट और सराउंडिंग्स के अनुसार हम लोग का एंशिएंट या ईस्टर्न सिविलाइजेशन या इंडियन सिविलाइजेशन चल रहा है। मतलब कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों अपने अपने जगहों पे सही है। इसके बाद 13 में कह रहे हैं कि लेकिन एक बात जरूर है, प्राचीन सभ्यता जो था वो कहता था इच्छाओं को रोकिए, और मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक विशिष्ट गुण है, विशेष कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें इच्छाओं का अनंत फैलाव होता है, इन्फिनिटिव मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स होती है। तो ये बातें थी आपकी 13 में। 14 पढ़ने से पहले हम लोग एक बार ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ ही काम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं लिखते हैं 10, 11, 12 और 13 से। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार हमें हर कीमत पर एट एनी कॉस्ट या एट ऑल कॉस्ट भी आप लिख सकते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्या कर देना चाहिए। आपको शायद याद होगा, हम बताए भी थे, त्याग देना चाहिए। इसका आंसर बनने वाला है सन। वी मस्ट सन इट।
अगला क्वेश्चन आपका बन रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, किस चीज़ का पूजा है मॉडर्न सिविलाइजेशन और हमारे अंदर के किस चीज़ का है। तो जब इसका आंसर आपको मिलेगा, थोड़ा देर पहले पढ़ा है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल एंड ब्रूट इन अस, हमारे अंदर के असभ्यता और मटेरियल का पूजा है मॉडर्न सिविलाइजेशन। देखिए कह रहा है द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज, मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक विशिष्ट कैरेक्टर क्या है, तो मानव के इच्छाओं का अनंत फैलाव, इन्फिनिट मल्टीप्लिसिटी। तो पूरा बढ़िया से हटाते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक विशिष्ट कैरेक्टर है इच्छाओं का अनंत फैलाव, इन्फिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक है, एक ये भी ऑब्जेक्टिव आपका दिख रहा है। कह रहा है हैज बिलीव ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, डिवाइन पावर के एग्जिस्टेंस पे किसको बिलीव है, किसको, मतलब दो सभ्यता हैं, आप भी पढ़े हुए हैं, एक है मॉडर्न सिविलाइजेशन, एक एंशिएंट, या दूसरे शब्दों में कहिए तो एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन और एक इंडियन सिविलाइजेशन। तो किसको फेथ है डिवाइन पावर पे, दैवीय शक्तियों पे। तो हमारे सभ्यता को, हमारे सभ्यता मतलब इंडियन सिविलाइजेशन या एंशिएंट भी लिख सकते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन है बिलीफ या फेथ ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। तो यही आपका 4 ऑब्जेक्टिव बना पैराग्राफ 10 से 13 के बीच में। फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले में।
यहाँ तक अगर आपको दिक्कत है तो बताइए, आपकी समस्या को सॉल्व किया जाए। देखिए पहला आपका लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू गांधी जी वी मस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पर मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्या कर देना चाहिए, तो त्याग देना चाहिए, वी मस्ट सन। दूसरा कह रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन पूजा है किस चीज़ का, तो मटेरियल का और ब्रूट इन अस, हमारे अंदर के असभ्यता का पूजा है। ठीक है आपका यहाँ तक। फिर बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज, मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक विशिष्ट गुण क्या है, तो वो इन्फिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानव की इच्छाओं का अनंत फैलाव है। और अंतिम है हैज बिलीव, किस सभ्यता को बिलीव है, ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, दैवीय शक्तियों पे के अस्तित्व पर किसको विश्वास है, तो भारतीय सभ्यता को, इंडियन सिविलाइजेशन को है। ठीक है दोस्तों यहाँ तक। तो ये आपका हुआ पैराग्राफ 13 तक कंप्लीट। पैराग्राफ 13 तक आपका कंप्लीट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 14 से। 14 से आप पढ़ेंगे हम। उम्मीद करते हैं आप तैयार हैं, थके नहीं हैं, एनर्जेटिक हैं। एनर्जेटिक है। देखिए शुरू करते हैं हम लोग थोड़ा 14 से, क्या कह रहा है। देखिए 14 कह रहा है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। कह रहा है कि सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, कुछ बहुत जल्द इमीडिएट अचानक एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, आए हैं मॉडर्न इन्वेंशन के, आधुनिक आविष्कार के। जैसे आपको दिक्कत हो रहा है इलाज के लिए या गर्मी लग रही है, जाके एसी लाइए, आराम से, तुरंत आराम से रहिए। तो क्या है, मॉडर्न इन्वेंशन है एसी का, आराम से रहे। आप तो AI आ रहा है, समझ रहे हैं, AI समझ में आएगा तो आपको और अच्छा लगेगा। आप कुछ भी सोचिए वो आपको उसके बारे में बताएगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ें आ रही हैं। तो वही कह रहा है कि सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। इतने ही अच्छे होते हैं या इतने ही बढ़िया होते हैं कि उसको रेसिस्ट करना मॉडर्न सिविलाइजेशन को भी दिक्कत वाली बातें लगती है कि कैसे इसको इनकार किया जाए। अब आपको कोई चीज़ लिखना आपको नहीं आता है, जाएंगे आप गूगल खोलेंगे, चैट GPT खोलेंगे और लिखेंगे कि हाउ टू राइट अ लेटर, वो लेटर लिख के दे देगा। हाउ टू राइट अ लेटर टू SDM DM, वो लिख कर दे देगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है, एक तरह से आपको लगेगा। तो वही बोला जा रहा है कि मॉडर्न इन्वेंशंस के कुछ तत्कालिक रिजल्ट ऐसे मिलते हैं कि उसको रेसिस्ट करना दिक्कत लगता है, उसका विरोध करना दिक्कत लगता है। आपके लिए तात्कालिक फायदा भी पहुंचाता है मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न इन्वेंशंस। बट लेकिन आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, मुझे कोई संदेह नहीं है, दैट कि द विक्ट्री ऑफ मैन, मनुष्य का जो विक्ट्री है, जीत है, लाइज इन द रेजिस्टेंस, विरोध करने में ही है, उसका विरोध करने में ही है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी पड़ते हैं। जैसे एसी का हम बात किए कि एसी लगा दिए, गर्मी समाप्त। साइड इफेक्ट्स अभी आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन परत में आपका होल हो रहा है, आइस पिघल रहे हैं, कुछ समुद्री तट पे जो सिटीज हैं उनके डूबने के चांसेस बन रहे हैं। तो ये सब क्या है, लॉन्ग इफेक्ट है। इफेक्ट तो होगा ही, तात्कालिक सुख मिलेगा, बाद में समस्या होगी। जैसे अभी AI का बात बोले हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात बोलें, अभी आपको सब खोज के दे रहा है, बाद में आपके बारे में उसके पास इतना जानकारी हो जाएगा, आप पर हावी होने लगेगा। तो समस्याएं बाद में हो सकती हैं, क्राइम रेट भी बढ़ सकता है उससे, तो समस्याएं होंगी। इसीलिए कह रहे हैं गांधी जी कि कुछ इन्वेंशंस ऐसे थे या ऐसे हैं जो आपको रेसिस्ट करने पे नहीं रेसिस्ट करने को कहेंगे कि इसका विरोध मत कीजिए, फायदेमंद चीज़ है। लेकिन इनको कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य या मानवता का जीत तभी है जब इसको रेसिस्ट किया जाए, इसका विरोध किया जाए। किस चीज़ का, मॉडर्न इन्वेंशंस का। वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में हैं, ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोनेटरी प्लेजर। देखिए यही बात बोला, मोनेटरी प्लेजर को लेकर, क्षणिक सुख को लेकर हम लोग परमानेंट गुड को खोने के खतरे में हैं। मतलब जो लॉन्ग टर्म का आपका प्लेजर है वो समाप्त हो जाएगा शॉर्ट टर्म के प्लेजर को लेकर। मोमेंट्री प्लेजर आपको मिलेगा, क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन जो परमानेंट गुड है, जो सदा के लिए है, उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको क्षति होगा।
ये बात बहुत पहले ही गांधी जी बता चुके हैं, भाप चुके हैं कि मॉडर्न इन्वेंशंस आपको तात्कालिक सुख दे सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म सुख को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये बातें बताएं पैराग्राफ नंबर 14 में। 15 का बात किया जाए, अब आते हैं 15 में। देखिए जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। जस्ट एज इन द वेस्ट, वेस्ट का अगर बात किया जाए, पश्चिमी सभ्यता का बात किया जाए, पश्चिमी लोगों का बात किया जाए, दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग मटेरियल्स। उन लोगों ने अद्भुत आविष्कार किए हैं वस्तुओं को लेकर, वस्तुओं को लेकर अद्भुत आविष्कार भी किया गया है वेस्टर्नों के द्वारा। सिमिलरली उसी प्रकार हिंदुइज्म में, भारतीय या हिंदू सभ्यता हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन। हम लोगों ने भी बहुत सारे अद्भुत आविष्कार किए हैं या खोज किए हैं, किस जगत में? तो धार्मिक जगत में, रिलीजन को लेकर। ऑफ द स्पिरिट, स्पिरिचुअल बातें, आध्यात्मिक क्षेत्रों में। ऑफ द सोल, ऑफ द सोल, आध्यात्मिक बातों को लेकर। वहीं पे समाप्त हो गया है, हमको लगा कि और आगे है। तो आध्यात्मिक बातों को लेकर भी हमारी खोज जो है बहुत अच्छी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर वस्तुओं का बात किया जाए तो पश्चिमी सभ्यता ने बहुत ही शानदार वस्तुओं का आविष्कार किया है, लेकिन भारतीय सभ्यता भी पीछे नहीं है। इसने धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में, आत्मीयता के मामले में बहुत ही अद्भुत आविष्कार किए हैं। तो भारत का खोज या हिंदुइज्म का खोज धार्मिक है, आध्यात्मिक है, जबकि वस्तुओं पर निर्भर है, मटेरियल आविष्कारें हुई हैं पश्चिमी सभ्यता में। तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि मटेरियल आविष्कार कहाँ पे हुआ है? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। रिलीजियन आविष्कार, रिलीजियस डिस्कवरीज कहाँ पे हुए हैं? तो इंडियन सिविलाइजेशन में। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 15। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 16 में। पैराग्राफ नंबर 16 क्या कहता है? देखिए बच्चों, कह रहा है बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी। लेकिन हमारे पास आंखें नहीं है इन महान चीज़ों को या महान खोज को देखने के लिए। हमारे पास आंखें नहीं है, कहने का मतलब है कि हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। भारत का या हिंदू का जो रिलीजियन क्षेत्र में आविष्कारें हैं, स्पिरिचुअल क्षेत्र में आविष्कारें, उसे हम देख नहीं पा रहे हैं। वी आर डाइजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस। हम लोग भ्रमित हो चुके हैं, डाइजल्ड हो चुके हैं मटेरियल प्रोग्रेस को देखकर। जो मटेरियल प्रोग्रेस है उसको देखकर हम भ्रमित हो गए हैं। दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जिसको वेस्टर्न साइंस ने बनाया है, पश्चिमी वैज्ञानिकों ने बनाया है। आई एम नॉट इनामोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। मैं बहुत ज़्यादा इनामोर्ड नहीं हूँ इन प्रोग्रेस से। मैं मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ उनके प्रोग्रेस से, उनके आविष्कारों से, क्योंकि उनके आविष्कार क्षणिक हैं। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स। करें कि वास्तव में ऐसा लग रहा है कि भगवान ने खुद प्रिवेंट कर दिया है भारत को। भगवान खुद नहीं चाहते हैं, गॉड ही नहीं चाहते हैं गांधी जी के अनुसार कि हम लोग उस तरफ, उस क्षेत्र में विकसित करें। उस क्षेत्र में मतलब मटेरियल लाइन की तरफ जाएं, सो दैट, ताकि इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑन रस ऑफ मटेरियलिज्म। कह रहे हैं कि भगवान ही नहीं चाहते हैं, गांधी जी को ऐसा लगता है कि हम लोग मटेरियलिटी की तरफ जाएं। इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका जो एक स्पेशल मिशन है कि मटेरियलिज्म को आप रेस्ट्रिक्ट कीजिए, वो समाप्त हो जाएगा। अगर भारत भी चला जाएगा तो हर सभ्यता के लोग, हर तरह के लोग, हर क्षेत्र के लोग मटेरियलिटी को ही बढ़ावा देने लगेंगे। तो हम लोग नहीं जाते हैं। तो हम लोग मतलब कि ओनली वन एग्जाम्पल हैं जो कि मटेरियलिटी को नहीं प्रीफर करते हैं। तो इसमें गांधी जी कहते हैं कि भगवान को भी शायद ऐसी ही मंजूरी है कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारा देश भारत जो है मटेरियलिटी के तरफ बढ़े। नहीं तो उनका जो स्पेशल मिशन है, किस चीज़ का मिशन, कि रेस्ट्रिक्ट किया जाए मटेरियलिज्म को, वो फेल हो जाएगा। इसीलिए भारत न जाए, या गॉड भी चाहते हैं। ये गांधी जी के अनुसार है। ये कुछ खास लाइन नहीं हुआ मेरे ख्याल से। 14 और 15 आपको अच्छा से समझ में आया होगा, 16 भी समझ में आया होगा। आते हैं 17 में। पैराग्राफ नंबर 17।
देखिए देख तो 17 पैराग्राफ क्या कर रहा है, 17 कह रहा है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, अंततः कुछ तो भारतीयों में है दैट जो कि दैट हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ, जो कि अभी तक इसको जीवित रखा है। आखिर हिंदू धर्म में कुछ तो बात है जो कि अभी तक इसको बनाए रखा है, स्थिर रखा है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोन, बेबीलोनियन, यह विटनेस है, गवाह है बेबीलोनियन सभ्यता के पतन का, गिरावट का, सीरियन सभ्यता के गिरावट का, पर्शियन सभ्यता और इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इन सब सभ्यताओं के बर्बाद होने का, गिरने का गवाह इकलौता इंडियन सिविलाइजेशन है, हिंदुइज्म है। तो हिंदू में कुछ तो बात है कि अभी तक टिका हुआ है, मतलब इसके सामने बेबीलोनियन सभ्यता समाप्त हो गया, सीरियन सभ्यता समाप्त हो गया, पर्शियन सभ्यता समाप्त हो गया, इजिप्टियन सभ्यता भी समाप्त हो गया, लेकिन हमारा सभ्यता अभी तक टिका हुआ है, मतलब हमारे सभ्यता में कुछ क्वालिटीज जरूर हैं। फिर कह रहा है कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो, वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीक, कहाँ है रोम, कहाँ है ग्रीक, अपने चारों तरफ देखिए, रोम समाप्त हो गया है, बर्बाद हो गया है, ग्रीक क्या हो गया है, बर्बाद हो गया है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिवन, क्या आप कहीं भी आजकल इटली का, गिवन का इटली खोज सकते हैं? तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो बर्बाद हो गया है। और रैदर द एंशियंट रोम फॉर रोम वाज इटली, और उस समय का रोम आप ला सकते हैं जिस समय रोम इटली में था या इटली रोम था, तो वो सब समाप्त हो चुका है। कहने का अर्थ यहाँ पे गांधी जी बता रहे हैं कि हमारी सभ्यता में कुछ तो क्वालिटी है जो अभी तक टिका हुआ है, अन्य सभ्यताएं बर्बाद हो गई हैं, जिसमें कुछ नाम लिए हैं, बेबीलोनियन सभ्यता, सीरियन, पर्शियन, इजिप्टियन सभ्यता। इतना ही नहीं कह रहे हैं कि अपने चारों तरफ देखिए, रोम नहीं है, ग्रीक नहीं है, गिवन का इटली नहीं है, रोम वाला इटली नहीं है, सब बर्बाद हो चुका है, सिर्फ बचा है तो हमारा ही सभ्यता बचा है, मतलब हमारे सभ्यता में कुछ गुण हैं, ये बात मानने वाली है। तो ये बात बताया गया 17 में। 18 में देखिए क्या है, कह रहा है गो टू ग्रीक, कह रहा है ग्रीक जाओ, ग्रीस जाओ, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस अटिक सिविलाइजेशन, ग्रीक में अटिक सिविलाइजेशन था, अटिक सभ्यता था, वो अब कहाँ है, खत्म हो गया, जाके देख के आओ। देन कम टू इंडिया, उसके बाद वापस भारत आइए, कमिंग टू इंडिया, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, अपने पुराने रिकॉर्ड्स पे जाइए, एंड देन लुक अराउंड यू, और उसके बाद अपने आसपास देखिए, एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से, और आप यह कहने पे बाधित हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल अलाइव, कि अभी भी प्राचीन भारत जो है जीवित है। कह रहा है कि ग्रीक जाइए, वहाँ पे अटिक सिविलाइजेशन नहीं मिलेगा, ग्रीक मिलेगा, ग्रीक के लोग मिलेंगे, रोम मिलेगा, रोम में लोग मिलेंगे, लेकिन पुराने सभ्यता से जुड़ाव रखने वाले लोग नहीं मिलेंगे, वो पूरा चेंज हो गया है, मॉडर्न हो गया है। लेकिन भारत में आइए और भारत के इतिहास को देखकर घूमिए, आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, यस आई सी हियर, मैंने यहाँ देखा, एंशियंट इंडिया स्टिल अलाइव, अभी भी प्राचीन भारत जो है या प्राचीन सभ्यता जो है जीवित है भारत में। ठीक है, मतलब भारत का अन्य सभ्यताओं से तुलना किया जा रहा है, और गांधी जी बता रहे हैं कि हमारी सभ्यता अभी तक बची हुई है, अन्य सभ्यताएं बर्बाद हो गई हैं। तो ये था आपका पैराग्राफ 18। थर्टीन तक लिखे थे हम लोग, 13 तक लिख लिए हैं, 14 से 18 अभी बताए हैं, संक्षेप में एक बार समझा रहे हैं, प्रयास कीजिए समझने का। 14 पैराग्राफ क्या कर रहा है आप देख के बता सकते हैं। कह रहा है 14 कि कुछ ऐसे आविष्कार हो गए हैं, मॉडर्न इन्वेंशंस, जिसके कारण आप मजबूर हो जाएंगे यह कहने पर कि वो भी सभ्यता अच्छा है। लेकिन गांधी जी को कोई संदेह नहीं है कि वो कहें कि ये सभ्यता अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर मानवता चाहिए तो इन सभ्यताओं को आपको या इन आविष्कारों को तोड़ना पड़ेगा। ये क्षणिक सुख दे सकते हैं, परमानेंट सुख नहीं दे सकते हैं। ये था 14। 15 का अगर बात किया जाए, कह रहा है जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने अपनी कुछ चीज़ें विकसित की हैं, आपको आकर्षित किया है, भारतीयों ने भी विकसित किया है, लेकिन भारतीयों का जो क्षेत्र है वो रिलीजियन है, रिलीजियस है, धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, सोल से रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड है।
इन क्षेत्रों को हम नहीं देख पा रहे हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है। हम लोग पश्चिमी सभ्यता के ही विकास से भ्रमित हो गए हैं और उसी तरफ ध्यान लगाए हुए हैं। फिर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं गांधी जी कि भगवान ने हमें रोक के रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर 17 कह रहा है आपका कि हमारा सभ्यता अभी तक बचा हुआ है, बाकी सब सभ्यता समाप्त हो गया है। आप जाके देख सकते हैं, बेबीलोनियन सभ्यता समाप्त है, सीरियन सभ्यता समाप्त है, पर्शियन सभ्यता समाप्त है, इजिप्टियन सभ्यता समाप्त है, सब बर्बाद हो गया है। अगर रोम जाइएगा, रोम मिलेगा, पुराना वाला रोम नहीं मिलेगा। इटली गिवन वाला नहीं मिलेगा। ग्रीक जाइएगा, ग्रीक तो मिलेगा, लेकिन अटिक सिविलाइजेशन वाला ग्रीक नहीं मिलेगा। लेकिन आप भारत आइएगा, पुराने बातों को पढ़िएगा, रिकॉर्ड्स को पढ़िएगा और फिर देखिएगा तो आप कहने पर मजबूर हो जाइएगा कि हाँ, भारतीय सभ्यता अभी भी जीवित है या फिर बने हुए हैं, टिके हुए हैं। तो ये बातें बता रहे हैं गांधी जी 18 पैराग्राफ तक। क्लियर है? कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख लिया जाए, फिर 19 से देखा जाएगा। 18 तक क्लियर है आपका? चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हम। 18 तक पहले ऑब्जेक्टिव, 14 से लिखवाना है हमें यहाँ से। देखिए दोस्तों, पैरा 14 से 18 के बीच में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं लिखा जा रहा है। आप प्रयास कीजिए बनाने का। आपको पता चल रहा है कमेंट भी कीजिए, नहीं तो हम तो बताएंगे।
देखिए दोस्तों, 4 ऑब्जेक्टिव लिखा गया यहाँ पे आपको। चारों ऑब्जेक्टिव शायद आप समझ चुके होंगे, कमेंट भी कर चुके होंगे। हम आंसर अब बताने वाले हैं चारों का क्या होने वाला है। पहला का अगर देखा जाए क्या होगा, वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे फॉर अ। बार्टरिंग अवे, किस चीज को खो रहे हैं हम लोग, परमानेंट गुड को। किस चीज के लिए, मोमेंट्री प्लीजर के लिए। मतलब बार्टरिंग अवे परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लीजर। मतलब हम लोग खतरे में हैं, क्षणिक सुख के लिए परमानेंट चीजों को खो रहे हैं। दूसरा, इंडिया हैज मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ। भारत ने भी बहुत सारे शानदार आविष्कार किए हैं रिलीजन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में और आत्मीयता के क्षेत्र में। ठीक है, रिलीजन, स्पिरिट एंड सोल। इसके बाद गांधी जी वाज नॉट वेस्टर्न प्रोग्रेस से गांधी जी संतुष्ट नहीं थे, नॉट इन अ मोड ऑफ। इसके बाद है इंडियन सिविलाइजेशन हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ। किन किन सभ्यताओं के गिरने का सबूत है भारतीय सभ्यता, तो आपको पहले ही बताया गया था, बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन और इजिप्टियन। ठीक है, बेबीलोनियन, पर्शियन, सीरियन और इजिप्टियन। तो आंसर आप समझ रहे हैं क्या होने वाला है। ये नाम है तो फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सुने होंगे प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो बेबीलोनियन, पर्शियन, सीरियन एंड इजिप्टियन, इन सारे सभ्यताओं के गिरने का, पतन होने का भारत गवाह है। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे आपका 14 से 18 के बीच में। अभी हम लोग पैराग्राफ नंबर 7 से पढ़ना शुरू किए हैं और 7 से पढ़ते पढ़ते 18 तक चले गए हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको कोई समस्या नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम 19 से भी पढ़ना शुरू करेंगे, अभी कुछ देर और पढ़ेंगे हम। यहाँ तक क्लियर है आपका? चलिए, अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं 19। देखिए 19 क्या कह रहा है आपका, पैराग्राफ नंबर 19 आपके सामने है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ट्रू, यह सत्य है, देयर वेयर डंग हिप्स। डंग हिप्स क्या होता है आप पता होगा शायद, गाय का गोबर, और गोबर से बनता है उसका उपला, गोईठा भी हम लोग कहते हैं। तो डंग हिप्स वही हुआ। ट्रू, देयर वेयर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर। यह सत्य है कि भारत में यहाँ वहाँ गाय के उपले दिख जाएंगे आपको, गाय के गोबर दिख जाएंगे। बट लेकिन देयर आर रिच ट्रीजर ब्यूरिड अंडर देम। लेकिन उसके अंदर, इन उपलों के अंदर, गाय के गोबर के ढेर के अंदर बहुत ही रिच ट्रीजर है, कीमती खजाना दफन है। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द इंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वॉज नॉट डेवलप्ड अलॉन्ग मेटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन। और अभी क्या बताएं गांधी जी कि यह बात सत्य है कि डंग हिप्स आपको दिख सकते हैं, गोबर के उपले दिख सकते हैं इधर उधर, लेकिन उसके अंदर कीमती खजाना दबा हुआ है, इस बात का आप विश्वास कीजिए। एंड द रीजन, और वह कारण, वाई इट हैज सर्वाइव्ड, भारत अभी तक सर्वाइव किया है, बाकी सभ्यता समाप्त हो गया, इसका कारण क्या है, इज दैट, है कि द इंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वॉज नॉट डेवलप्ड। भारत पहले ही सेट कर चुका था, अपना डेवलप्ड होने से पहले, विकसित होने से पहले ही अपने दिमाग में यह बात सेट कर चुका था कि वो मेटेरियलिटी को लेकर डेवलप नहीं होगा, वो डेवलप होगा
स्पिरिचुअल लाइंस के आधार पे, आध्यात्मिक क्षेत्रों को अपना मेन लाइन बनाकर भारत विकसित होगा, न कि मटेरियल चीज़ों को मेन एम बनाकर। यह भारत पहले से ही सेट किए हुए था, इसीलिए भारत अभी तक टिका हुआ है और दूसरे सभ्यताएं बर्बाद हो गए हैं। ये गांधी जी बता रहे हैं कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि भारत में इधर उधर आपको डंग हिप्स दिख सकेंगे, लेकिन उसके अंदर कीमती खजाना है। भारत का सभ्यता अभी तक टिका हुआ है। इसका मेन कारण ये है कि भारतीय सभ्यता पहले ही यह बात जान चुका था, या हमारे पूर्वज पहले ही स्पिरिचुअल लाइंस को पकड़कर विकसित होने की बातें सोचे थे, न कि मटेरियल लाइंस को। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 में। देखिए 20 क्या कर रहा है, आवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता, आवर कल्चर हमारी संस्कृति, आवर स्वराज हमारा स्वराज, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट। यह निर्भर नहीं करता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, इच्छाओं के अनंत फैलाव पे विश्वास नहीं करता है। सेल्फ इंडल्जेंस, खुद में डूबे रहने पे, खुद में लिप्त रहने पे विश्वास नहीं करता है। बट लेकिन अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, यह विश्वास रखता है वांट्स को रेस्ट्रिक्ट करने में, मतलब इच्छाओं को नियंत्रित करने में। सेल्फ डिनायल, खुद से मना करने में। सेल्फ डिनायल को यह एक्सेप्ट करता है, सेल्फ इंडल्जेंस को नहीं। खुद में डूबे रहने को नहीं यह प्रीफर करता है, या खुद से मना करने को प्रीफर करता है। यह मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स नहीं चाहता है भारतीय सभ्यता। भारतीय सभ्यता चाहता है रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, वांट्स पे कंट्रोल चाहता है। इस यही कारण कि हमारा सभ्यता अभी तक जीवित है। फिर आगे आते हैं 21 पैराग्राफ आपके सामने है। कह रहा है यूरोपियन सिविलाइजेशन इज, यूरोप का जो सभ्यता है, नो डाउट कोई संदेह नहीं है, सूटेड फॉर द यूरोपियंस, यूरोप के लोगों के लिए सूट करता है, वहाँ के लोगों को सूट करता है। बट लेकिन इट विल मीन र्यून फॉर इंडिया, अगर भारत को यह चाहे तो बर्बाद कर सकता है। इफ, यदि वी इंडेवर टू कॉपी इट, हम लोग अगर इसका कॉपी करें तो। कह रहा है कि यूरोपियन सभ्यता कोई शक नहीं है कि वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन भारत को यह बर्बाद कर देगा अगर हम लोग वहाँ के सभ्यता का कॉपी करें तो, नकल करें तो। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम वहाँ के सभ्यता को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। एंड एसिमिलेट, अपना नहीं सकते हैं। वॉट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, जो भी गुड है, अच्छा है उस सभ्यता का, और कैपेबल है हम लोग उसको एसिमिलेट करने के लिए, मतलब सक्षम है वहाँ के चीज़ों को अपनाने के लिए। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस will not have to part with whatever evil might have crept into it, और यूरोपियन भी यह कभी नहीं कह सकते कि उनके अंदर बुराई नहीं है। मतलब कहा जा रहा है कि यूरोपीय सभ्यता जो होती है वो वहाँ के लोगों के लिए बेहतर है। 21 पैराग्राफ कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता वहाँ के लोगों के लिए कोई शक नहीं है, बहुत ही अच्छा है, बेहतर है। लेकिन अगर हम लोग उस सभ्यता का कॉपी करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना नहीं सकते हैं वहाँ के सभ्यता को, उसमें जो अच्छाइयाँ हैं जिसको हम लोग एसिमिलेट कर सकते हैं, अपने अंदर ले सकते हैं, उसको अपनाना भी चाहिए। और साथ में ये भी बात नहीं कहा जा सकता है कि यूरोपीय सभ्यता में बुराइयाँ नहीं हैं, बुराइयाँ भी शामिल है, उसको छोड़ देना चाहिए। मतलब वहाँ की अच्छी चीज़ों को हम अपना सकते हैं, खराब चीज़ों को छोड़ सकते हैं। ये बात बता रहे हैं गांधी जी पैराग्राफ नंबर 21 में। आते हैं 22 पैराग्राफ 22 देखिए। देखिए पैराग्राफ 22 क्या कह रहा है आपका, द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल comforts and their multiplication is such an evil। कह रहा है कि तात्कालिक अगर सर्च करते हैं, खोजते हैं मटेरियल कंफर्ट, भौतिक आराम, और उसको फैलाते हैं, तो ये क्या है, एक इविल है, बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं साहसपूर्वक यह कह सकता हूँ, दैट कि द यूरोपियंस देमसेल्फ विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक,
यूरोपीय सभ्यता को अपने दृष्टिकोण को, आउटलुक को बदलना होगा। यह बात मैं साहसपूर्वक कह सकता हूँ। इफ दे आर, यदि वे नॉट टू पेरिस अंडर द वेव ऑफ कंफर्ट्स, अगर वो सुख सुविधा के अंदर दबना नहीं चाहते हैं तो उनको अपने नज़रिया को बदलना होगा। ये अब सलाह देने लगे गांधी जी यूरोपीय सभ्यता को। विच दे आर बिकमिंग स्लैव्स, जिसके वे लोग गुलाम बनते जा रहे हैं। तो गांधी जी सलाह दे रहे हैं यूरोपीय सभ्यता को, क्या कह रहे हैं कि अगर आप तुरंत मटेरियल कंफर्ट चाहते हैं और उसका फैलाव भी चाहते हैं तो यह बुराई है, यह बुराई है। और मैं मतलब गांधी जी साहसपूर्वक यह कहते हैं कि यूरोपियों को भी अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, अपने नज़रिए को बदलना होगा, अगर वो नहीं चाहते कि इसके बोझ के अंदर दब जाएं जिसके वो गुलाम होते जा रहे हैं, मटेरियल चीज़ों का गुलाम होते जा रहे हैं। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, ऐसा हो सकता है कि मेरा पढ़ा हुआ गलत हो, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, दैट फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू रन आफ्टर गोल्डन फ्लेस, गोल्डन फ्लेस के पीछे भागना, सुनहरे चीज़ों के पीछे भागना, इज टू कोट सर्टेन डेथ, यह निश्चित ही हमें बर्बाद कर देगा, मृत्यु की तरफ लेके चला जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हो सकता है कि मेरा पढ़ा गलत हो, लेकिन भारतीयों के लिए ये सही है कि भारतीय लोग अगर यूरोपीय चीज़ों के पीछे भागेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट, इसीलिए हम लोग अपने हार्ट में, मन में इनग्रेव कर ले, ये बात को बैठा लें। द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर का ही एक मोटो था, उद्देश्य था, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, प्लेन लिव करो और ऊंचा सोचो, हाई थिंकिंग। टुडे, आज, it is certain that today it is certain that, आज यह निश्चित है कि millions cannot have high living, लाखों लोग हाई लिविंग नहीं जीते हैं, उच्च जीवन नहीं जीते हैं, एंड वी द फ्यू, और हम लोग भी उन्हीं में से कुछ हैं, who profess to do the thinking for the masses, जो सोचते हैं मास के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, रन द रिस्क, रिस्क उठाते हैं, इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, हाई लिविंग को ले लेते हैं और हाई थिंकिंग को छोड़ देते हैं, ये हम में कमी होती है। हमें क्या करना चाहिए? तो प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार जीना चाहिए, मतलब हमारा जो थिंकिंग होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा उच्च होना चाहिए, लिविंग स्टाइल नॉर्मल होना चाहिए। गांधी जी का विचार है और वेस्टर्न फिलोसफर का भी एक कहा हुआ बात है, उसी को हमें फॉलो करना चाहिए, गांधी जी हमको सलाह देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी का सलाह आपको समझ में आया। पैराग्राफ 22 एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे। पैराग्राफ 22 आपका कह रहा है, द इंसेसेंट सर्च ऑफ मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन एविल। गांधी जी कह रहे हैं कि तुरंत आप सोचिए, पूरा कीजिए और उसको फैलाइए भी, यह एक बुराई है, निश्चित रूप से बुराई है। और गांधी जी दावा करते हैं या साहसपूर्वक कहते हैं कि अगर यूरोपीय सभ्यता को आगे बने रहना है या गुलाम नहीं बनना है मटेरियल चीज़ों का, तो इसे अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। फिर कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ वहाँ के लिए, लेकिन भारत के लिए मैं 100% श्योर हूँ, निश्चित है कि भारत ऐसा नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए भारतीयों के मन में एक बात को बैठाने के लिए गांधी जी आग्रह करते हैं कि प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग को वो अपनाएं, मतलब सादा जीवन उच्च विचार को अपनाएं, जीवन जीने का स्टाइल उनका सादा हो लेकिन थिंकिंग उनका बहुत ही ऊंचा हो, इसी को सलाह देते हैं गांधी जी। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 22। तो 22 हो गया आपका, तो हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अठारह तक हो गया था, 19 से 22 तक गए हैं। तो देखिए 19 से ऑब्जेक्टिव,
तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 ऑब्जेक्टिव इससे भी बना, तीनों आपके सामने है 19 से 22 के बीच में। पहला आपका क्या है, देयर आर ब्यूरिड अंडर डंग हिप्स। डंग हिप्स के अंदर क्या दबे हुए हैं, तो रिच ट्रेजर्स। Rich treasures. Our culture depends not upon multiplicity of wants and self-indulgence. We should engrave the motto plain living, high thinking. क्लियर है? यहां तक सारी बातें आपको समझा चुके हैं। पहला का अर्थ हुआ कि डंग हिप्स, कोयले के गोबर के उपलों के अंदर कीमती खजाने छुपे हुए हैं भारत में, मतलब हमारा सभ्यता टिका हुआ है। आवर कल्चर डिपेंड्स नॉट अपॉन, हमारा सभ्यता डिपेंड नहीं करता है इच्छाओं के फैलाव पर और खुद में लिप्त रहने पर, स्वयं लिप्तता पर। हमें अपने मन में इनग्रेव करना चाहिए, बैठा लेना चाहिए प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग को। क्लियर है? तो देखिए आपका पैराग्राफ नंबर 22 तक कंप्लीट हो गया। आज का यह वीडियो 22 तक कंप्लीट हो गया। टोटल पैराग्राफ अगर कहा जाए, अच्छा ज़्यादा नहीं है, 24 तक ही है, 22 तक हो गया। तो अगले क्लास में एक और पार्ट इसका बनेगा। पैराग्राफ 24 तक कंप्लीट करने के बाद हम इसके समरी को आपको बताएंगे, सारांश को बताएंगे, जिसके बाद यह पूर्ण रूप से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो एक और पार्ट बनेगा जिसमें पूरा चैप्टर समाप्त होगा। आज का यह पार्ट आपको कैसा लगा बिल्कुल हमें बताइए, कमेंट कीजिए। और अगला पार्ट बहुत जल्द आपका डाला जाएगा जिसमें लेसन 1 पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। आज के क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, यही शुभकामनाएं हैं हमारी। तो अगले वीडियो के लिए आपको विदा लेते हैं हम। जय हिंद, जय बिहार।